presbyopia defect can be corrected by using bifocal lens। ठीक है दोस्तों, इसको बाइफोकल लेंस को यूज करके। अच्छा, बाइफोकल लेंस में क्या होता है आपका, दोनों होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, तुम्हारे मन में एक विचार आएगा, हमारे जो भी हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, दादा नाना की बात करें अगर हम, तो दादा नाना जी ना चश्मा जब पहनते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि दो तरह का लेंस होता है, ऊपर में अलग होता है और बीच में नीचे एकदम से देखोगे वो अलग टाइप का होता है। तो उसमें दो तरह के लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है आपका कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स उसी को बोलते हैं हम लोग बाइफोकल लेंस। क्या बोलते हैं, बाइफोकल लेंस। और बाइफोकल लेंस में क्या जाता है, दोनों तरह के लेंसेज होते हैं। ठीक है, तो सिंपली बाइफोकल लेंस को करेक्ट करते हैं, और या तो हम लोग कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस को एक सूटेबल पावर के थ्रू, यानी कुछ भी लगा दिए, एक सूटेबल पावर दिया जाता है उसको, और सूटेबल पावर के थ्रू जो है हम उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो अच्छा, नेक्स्ट में आपका अगर हम बात करें तो होता क्या कि कभी कभी आँखों को डोनेट भी कर दिया जाता है। ठीक है, और डोनेट तब किया जाता है कि आँख अगर मान लीजिए कि आपका 4 से 6 घंटा पहले, ठीक है, मतलब डेथ के 4 से 6 घंटा के बीच में आपको डोनेट कर देना पड़ता है। ठीक है, इमीडिएटली आप आई बैंक को या किसी को आप फ़ोन कीजिए और आप डोनेट कर दीजिए। क्लियर है? चलिए, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे ही बता दिए। ठीक है, तुम्हारी अगर इच्छा हो तो तुम भी कर देना। ठीक है, अब बात करें हम लोग प्रिज्म के बारे में, सोचो। ठीक है, प्रिज्म, अच्छा होता क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है दोस्त। क्या है दोस्त, एक ट्रांसपेरेंट। ठीक है, सिंपली हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम हैविंग टू सरफेसेस आर इंक्लाइंड, ठीक है, टू ईच अदर। सही लिखता हूँ यार मैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम having two surfaces, ठीक है दोस्त, having two surfaces inclined to each other, inclined to each other। अच्छा, जो inclined to each other होता है, इसमें जो एंगल होता है ये होता है 45 डिग्री से कितना, 60 डिग्री तक। ठीक है दोस्त, समझना जरा, या तो 45 या फिर 60, और कर लो उसको, या तो 45 या 60 पर ये एक दूसरे पे क्या होता है, इंक्लाइन होता है। ठीक है, अब अगर सोचो इसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, इट हैज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। किस तरह की बात करें, अगर हम इस तरह की बात कर लेते हैं, जरा देखो इस तरह का, तो यहाँ पर जो समझना, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो पॉइंट्स है दोस्त, ये वाला पॉइंट्स, ये इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने कहा बी, इसको मैंने कह दिया सी, तो इसको कहते हैं, ये जो पॉइंट्स इसको कहते हैं बेस। जो आपका प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग। और ये भी आपका जो है ना दोस्त, ये इसको बोलता है रिफ्रैक्टिंग। और ये जो है ना आपका कि दो रिफ्रैक्टिंग, समझना जरा, ये देखो इस तरह का, अगर मैंने कहा ये रिफ्रैक्टिंग है और ये भी रिफ्रैक्टिंग और इसको मैंने बेस कह दिया, तो आपका ये जो पार्ट्स बन रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक डॉट लगा दिया हूँ, जरा सोचो इस पॉइंट्स पर, तो ये दो रिफ्रैक्टिंग के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दो रिफ्रैक्टिंग के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये जो पॉइंट्स है दोस्त, इसको बोलते हैं ए, तो इसको बोलते हैं और एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है दोस्त, तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए, तो
मतलब हम बात करते हैं थोड़ा सा हटके कि यार अगर किसी भी प्रिज्म से वाइट लाइट को अगर पास कराया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि 7 कलर में कंस्टिट्यूट हो जाता है। व्हेन अ वाइट लाइट is passes through a prism, it constituent, यानी इसको कह सकते हैं हम लोग या splits कह दो, it splits into 7 कलर। ठीक है दोस्त, कितने में 7 कलर में क्या होता है, ये ऑलमोस्ट बढ़ जाता है। अगर मैं इसको दिखाऊं थोड़ा तो मैंने कहा कि यार ये आपका क्या है, प्रिज्म है। ठीक है दोस्त, समझना जरा। और ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। मैंने कहा ए, मैंने कहा बी, मैंने कहा सी। अब आप वाइट लाइट को पास कराते हो किसी भी प्रिज्म से। ठीक है, जरा देखो, अब ये आपका वाइट लाइट है, रेड से लिखा हो तो ये मत समझना रेड लाइट हो गई, रेड से लिख रहा हूँ मैं। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। इसको मैंने कहा वाइट लाइट। अब वाइट लाइट को देखते हो ना दोस्त, ये 7 कलर में क्या होता है, ये ऑलमोस्ट बढ़ जाता है। और 7 कलर में जब बढ़ता है ना दोस्त ये, तो इसी को बोलते हैं विबजियर। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6, देखो हो गया। ठीक है दोस्त, इस तरह का आपको दिखाई देगा। अगर हम बात कर ले थोड़ा, ये क्या है, स्क्रीन। अगर ये आपका स्क्रीन है तो स्क्रीन का आपको इस तरह से दिखाई देगा। और ये जो होगा ये V और ये होगा R, ये बनेगा I, ये बनेगा B, ये बनेगा G, ये बनेगा Y और ये बनेगा R। ठीक है दोस्त, इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से विबजियर, VI B G Y O R। और अगर हम इधर चलते हैं ना तो वेवलेंथ क्या होता है ऑफ लाइट इंक्रीज करता है दोस्त। जब आप इधर चलते हो, यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, सोचो रेड का, और सबसे कम किसका है, वायलेट का। उसके बाद इंडिगो। मतलब इस तरह जब मूवमेंट करते हैं ऊपर की तरफ अगर हम चलें तो वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो ऐसे कर लीजिए आप नॉर्मली, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इस तरह से वेवलेंथ। ठीक है दोस्त, ये वेवलेंथ आपका, और वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। देखिए तो सबसे ज़्यादा किसका वेवलेंथ होगा, रेड का। क्लियर है कि नहीं है, रेड का वेवलेंथ आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, चलो लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, होता क्या है कि चलो मतलब ठीक है, आपने देख लिया। स्पेक्ट्रम की बात करते हैं थोड़ा कि होता क्या है स्पेक्ट्रम। तो बैंड ऑफ 7 कलर ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है दोस्त, देखिए बैंड ऑफ, समझ लग रहा। ठीक है, स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हो, बैंड ऑफ 7 कलर ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बैंड ऑफ 7 कलर ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, अच्छा एक होता है कि एक्रोनियम, ACRONYM, ACRONYM। एक्रोनियम क्या होता है, सोचो एक्रोनियम की बात करते हैं। ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स
that represent dispersion of light in spectrum, यानी इस स्पेक्ट्रम में जो अल्फाबेट्स दिखते हो उसी को क्या VIBGYOR ये क्या है, ये इसी को बोलते हैं एक्रोनियम। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं एक्रोनियम की बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कि यार ठीक है, आपने दो चीज़ देख लिया ऑलमोस्ट कि अगर हम किसी भी प्रिज्म से वाइट लाइट को पास कराते हैं तो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में क्या होता है, वो ऑलमोस्ट स्प्लिट हो जाता है, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में डिस्पर्जन भी कह सकते हैं। डिस्पर्जन का मतलब ये होता है कि डिस्पर्जन का मतलब होता है कि व्हेन अ व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू अ प्रिज्म दे स्प्लिट्स इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर, द फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि यार अभी आप एक्रोनियम देख लिए, स्पेक्ट्रम देख लिए, ठीक है, और आप कहते हो कि यार ठीक है लाइट को पास करा दिए, तो सिंपली लाइट को पास करा दिए, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर आपको मिल गया। अगर 7 कलर आ गया तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, एक बात कह सकते हैं। तो देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, देखो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है दोस्तों, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अच्छा, ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, रे ऑफ लाइट को पास कराने की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखो तो अगर हम कहें कि यार ये मेरा क्या है, एक प्रिज्म है, ठीक है दोस्तों, और ये आपको पता है एंगल ऑफ प्रिज्म है। मैंने कहा कि ए बी सी ये बेस है और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। आप व्हाइट लाइट को पास करा रहे हो, देखो जरा व्हाइट लाइट को पास कराते हो तो ये सरफेस पे जरा समझना, परेशान मत होना। अगर आप व्हाइट लाइट को पास कराते हो तो आपको नहीं लगता है कि ये जो पॉइंट्स है ये नॉर्मल है? अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो ये वाली लाइनें इधर सीधी नहीं जानी चाहिए। अब अगर थोड़ा सा दिमाग हो, मैंने कहा दिमाग में दिमाग हो तब की बात बनेगी, तो नहीं बनेगा बात, समझ रहे कि नहीं? अगर आपको इतना ख्याल हो कि यार प्रिज्म का मतलब ये होता है क्या कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो और ये तकरीबन 45 या 60 पर क्या हो इंक्लाइन है, तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि अगर ये व्हाइट लाइट को हम अगर पास कराएं तो यहाँ पर रिफ्रैक्ट करेगा, और रिफ्रैक्ट करेगा तो ये कभी भी ये व्हाइट इस तरह से स्ट्रेट नहीं जाएगा, और स्ट्रेट अगर नहीं जाता है तो कैसा जाएगा दोस्त, इस तरह का ये क्या करेगा, बेस के पैरेलल हो जाएगा। सोचो, और बेस के पैरेलल होने के साथ फिर से ये इतने ही एंगल पे क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा। देखो जरा होगा। अगर हम बात करें यार इस तरह की बात करते हैं, इस पर हम नॉर्मल डाल रहे हैं और इस पर भी आप नॉर्मल डालिए, देखिए नॉर्मल डाला आपने दोस्त, ठीक है, इस पर नॉर्मल का उसमें रहो ना 90 वाला पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इस पर भी नॉर्मल डालो ढंग से करो, बुरा ना लगे इसको, ठीक है, आपने नॉर्मल डाल दिया, बुरा मान रहा था इसे, अब सही है, ठीक है। अब आपने नॉर्मल दे दिया दोस्त, तो आप कह सकते हो कि सर नॉर्मल अगर दे दिए तो ये जो बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसको मैंने कहा N1 और इसको मैंने कहा N2, तो ये जो बात कर रहे हो इसको, ये वाला पॉइंट्स इंसिडेंट एंगल कह सकते हैं क्या, और इसको हम रिफ्रैक्टेड कह सकते हैं क्या, और ये जो जा रहा है दोस्त इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मल, जरा सोचो, और इसको क्या, इसको कह सकते हैं इंसिडेंट रे, और ये आपका कौन सा है, इसको कह सकते हो रिफ्रैक्टेड, और इसको कह सकते हैं हम लोग इमर्जेंट रे। कौन सा दोस्त, याद करो, एयर, मीडियम, एयर, मतलब एयर, ग्लास, एयर, तो वापिस जो आ रहा है फिर से उसको क्या कह सकते हो आप,
इमर्जेंट, ठीक है, इमर्जेंट रे कौन सा रहेगा, इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ा दें, थोड़ा सा इस पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि यार एंगल आपने बता दिया आई और इस एंगल को मैंने कहा ई और ये वाला पॉइंट्स हो गया आर, तो ये जो होता है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसका नाम क्या है दोस्त, ये आपका है एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, अगर सोचो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को आप कहते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट यानी रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को आप कहते हो एंगल ऑफ इमर्जेंट यानी इमर्जेंट एंगल ई, ठीक है दोस्तों। और मेन जो एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे है, तो सोचो एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ये आपका है एंगल इंसिडेंट एंगल और ये आपका है रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ इमर्जेंट और ये आपका है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा कि इमर्जेंट रे और आपका ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे और ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम कह सकते हैं क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है दोस्तों। अब होता है कि यार यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक पढ़ लेते हैं हम लोग कि एंगल ऑफ डेविएशन का रिलेशन कर रहे हैं हम लोग, तुम अपने खुद ही दिमाग लगा लोगे किसका ज़्यादा होगा। सोचो एंगल ऑफ डेविएशन इज एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका वेवलेंथ, ठीक है दोस्त। और आप कह सकते हो कि यार अगर एंगल ऑफ डेविएशन को मैंने कहा क्या है, ये डेल्टा DELTA, इसको कहते हैं डेल्टा, और इसको आपने कहा क्या है, ये वेवलेंथ को लैम्डा LAMDA लैम्डा। तो आप कह सकते हो कि यार अगर जो डेल्टा बनेगा वो ऑलमोस्ट बनेगा किसका, लैम्डा का इनवर्सली। वेवलेंथ ज़्यादा, तो जरा सोचो वेवलेंथ ज़्यादा तो एंगल ऑफ डेविएशन कम, तो सबसे ज़्यादा और कम आपको पता चल गया होगा विबजियर में। अब जरा सोचो तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका, तो रेड के पास लिस्ट एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कम डेविएट होगा, और VIOLET वैलेट, तो वैलेट के पास क्या होगा, बोलो मोस्ट डेविएटेड, सबसे ज्यादा कौन, वैलेट। क्यों, क्योंकि VIBGYOR इधर आप जाते हो तो वेवलेंथ क्या होता है, सोचो इंक्रीज होता है ना मेरे दोस्त। अगर आप इधर से इधर तो वेवलेंथ जितना बड़ा उतना डेविएशन कम, और वेवलेंथ जितना कम उतना डेविएशन ज़्यादा। तो अब आप सोच लो कि एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज़्यादा और किसका कम। एक ट्रिक बनकर तैयार हो गया आपका, तो बहुत बड़ी बात नहीं है ये। समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर अब आता है एक छोटा सा पॉइंट कि यार अब नॉर्मली एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच की बात करें तो क्या बन सकता है ग्राफ, अगर बाय द वे तुमसे पूछ दिया, ठीक है, पूछेगा तो अगर हम बात कर रहे हैं इस सिचुएशन में, मान लीजिए इस ग्राफ की बात करता हूं मैं, तो मैंने कहा कि यार ये आपका क्या है एंगल ऑफ डेविएशन और ये आपका है इंसिडेंट एंगल।
जरा देखिए ये इंसिडेंट एंगल और ये, तो इस सिचुएशन में आपका जो ग्राफ बनेगा दोस्त इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जा करके ये क्या बनेगा आपका मिनिमम बनेगा, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा डेल MIN, यानी एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम, ठीक है, समझ गए बात को, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। आपसे अगर पूछता है, अगर बाय द वे ग्राफ दे देता है और आपको ढूंढने को देगा कि यार ये बताओ, तो आप इस तरह से ढूंढ लीजिए कहाँ पर ये ग्राफ है, क्लियर है, ठीक है।